नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे हम लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से तबाही की। दिखाएंगे आपको वो कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। साथ ही साथ वो इलाके भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर हल्की सी बारिश से अब जाम की स्थिति बनी हुई है। देखिए, ये 6 टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आएंगी जिसमें आप आंध्र प्रदेश का हाल देख सकते हैं, आप यहाँ पर महाराष्ट्र का हाल देख सकते हैं, साथ ही साथ गुजरात का हाल आप देखिए। कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे कर्नाटक की तस्वीर तो वो भी यही कह रही है कि सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो चुकी है। वहीं राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं, देखिए रोजमर्रा की जिंदगी राजस्थान के लोगों को कैसे गुजारनी पड़ रही है। इनके अलावा असम की अगर हम बात करें तो असम में भी यही स्थिति है। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिनमें आप महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और असम के कई इलाकों को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इन इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात लगातार गंभीर हो गए हैं। महाराष्ट्र में मानसून आने के बाद से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है और उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को बाकायदा बुलाया गया है। गुजरात के 9 जिलों में रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। साथ ही साथ असम की अगर हम बात करें तो असम में बता दें आपको कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और असम चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो नजर आ रहा है। तो बाढ़ बारिश ने कैसी तबाही मचा रखी, यही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आधे हिंदुस्तान में बादल तोड़ आफत है इस वक्त। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन दिनों मानसून की मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। तो बाढ़ और बारिश का तांडव हर जगह देखने को मिल रहा है। देश के आधे हिस्से में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बारिश की वजह से अभी तक अपनी जान जो है वो गंवा दी है। गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कहर है। राजस्थान, कर्नाटक में भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो लगातार जारी कर दिया गया है। बाढ़ और बारिश का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। तो इन दिनों मानसून की मूसलाधार आफत का लोग जो है वो सामना कर रहे हैं और सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में अब तक 190 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश के एक बड़े हिस्से में बारिश और बाढ़ की मार लगातार जारी है। 4 राज्य ऐसे हैं इस समय जहां सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के नासिक से भी भारी बारिश की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देश का आधा हिस्सा जो है वो बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि अभी तक का जो आंकड़ा है वो ये कि 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये 2 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। राजस्थान, कर्नाटक में भी भारी बारिश लगातार हो रही है। तो बाढ़ और बारिश ने कैसा तांडव मचा रखा है, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो देश भर में कैसे बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, ये सारी तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान जो है वो अभी तक गंवा चुके हैं इस बारिश के चलते और आगे अभी ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। मतलब ये 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें गोदावरी और वितरणा नदी, तो ये दोनों ही नदियां फिलहाल उफान पर है। गुजरात में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी और सूरत जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है। आंध्र प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भी बाढ़ की स्थिति है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी हालात जो है लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। तो लगातार हर जिले से, हर राज्य से पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे नदियां जो है वो उफान पर हैं और कहां पर कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा जो है अभी और ज्यादा बढ़ चुका है। फिलहाल 300 से ज्यादा लोगों की जान जो है वो जा चुकी है। तो देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बारिश और बाढ़ जो है वो लोगों का जीना मुहाल कर रही है, क्योंकि कहीं पर
लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, तो बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर जो है महाराष्ट्र में देखने को मिला है। यहां भारी बारिश की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से कई जिलों में नदियां उफान पर आ गई हैं। कई झीलें ऐसी हैं जो ओवरफ्लो हो रही हैं। पालघर की अगर हम बात करें तो पालघर में लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां बहने वाली नदी उफान पर है, जिससे कि निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि लोगों को आना जाना है तो इसी पानी से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है। देखिए कैसे अपनी जान हथेली पर रखकर ये लोग तेज बहाव से होकर गुजरने को मजबूर है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी यहाँ के लोगों को नजर आ रहा है। निचले इलाके जो है उनमें पानी भर गया है, नदियां जो है वो उफान पर है। कई झीलें ऐसी हैं जो ओवरफ्लो चल रही हैं। 100 से ज्यादा लोगों की अभी तक यहाँ पर मौत हो चुकी है। गुजरात में बाढ़ का तांडव लगातार जारी है। बाढ़ के चलते यहां 90 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। नवसारी और सूरत में हालात जो है वो सबसे ज्यादा खराब है, लिहाजा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां चलाए हुए हैं। नवसारी में बाढ़ के पानी में दर्जनों लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार एनडीआरएफ की टीम की तरफ से की जा रही है। नवसारी से एनडीआरएफ की टीम ने दर्जनों लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया है और वहीं कई जानवर जो हैं वो भी बचाए गए हैं। और अगर हम सारे गुजरात की बात करें तो पूरे गुजरात में ही बाढ़ से हालात खराब है। दो तस्वीरें यहाँ को हम दिखा रहे हैं आपको। एक तस्वीर में आप देखिए कि कैसे जो राज्य की सड़कें हैं वो लबालब पानी से भरी हुई हैं और जो लोग हैं वो घरों में रहने को मजबूर है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अकोला में वर्धा डैम के सभी 13 दरवाजे जो है वो खोलने पड़े हैं। तो आप देखिए, एक तरफ आप अगर देखेंगे तो किस तरीके से तेज पानी का बहाव आपको नजर आएगा, झीलें जो है वो उफान पर आपको नजर आएंगी। इसके अलावा दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर किया जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, इसी कोशिश में लोग लगे हुए हैं। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का, क्योंकि ये दो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गुजरात से मेहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र से अगर हम बात करें तो वहां से हमारे साथ इकबाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेहुल आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि गुजरात इस वक्त बहुत भयावह स्थिति गुजर रहा है। अगर आज के मौसम की बात करूं तो फिलहाल आज का मौसम का मिजाज कैसा है मेहुल गुजरात में? से बारिश छटने के आसार मौसम विभाग ने जताए थे। 15-16 तारीख तक का अलर्ट था। उसके मद्देनजर आज जो है मौसम बिल्कुल साफ है। कई जिलों में ये लगता है कि खास करके गिर सोमनाथ जो जिला है सौराष्ट्र का, वहाँ जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, ये जो जिले हैं बंदरीय इलाके हैं, जाफराबाद, वहां पर 1 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया है, जो कि भय सूचक बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 5 लोगों की मौत सामने आई है, 5 लोगों के शव सामने आए हैं, जो कि नवसारी की पूर्णा नदी जो कि डांग की ओर बहती है और डांग जिले के 2 तहसील इलाके हैं, वहां से 5 मृतदेह जो है वो मिल पाए हैं। तो 5 लोग ये बह गए होने की आशंका है, जिसके चलते 5 डेड बॉडियां सामने आई है। बाकी 13 बांध जो है वो उफान पर है। ये आपको बता दूं कि अलर्ट पर है 13 बांध गुजरात के। बाकी जो है कुल मिलाकर मौसम विभाग ने जो कहा था कि 16 तारीख तक हाई अलर्ट है, तो अब हाई अलर्ट की स्थिति नहीं बनी है। हालांकि ये जरूर है कि बंदरीय इलाकों में जो कि वहां पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना छिटपिट है, पर ऐसा नहीं कि तेज तर्रार बारिश होगी या 2-3 दिन लगातार बारिश रहेगी। मैं आपको एक और अपडेट दे दूं। जी जी, एक और अपडेट दे दूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बड़ौदा से लेकर मुंबई तक का जो नेशनल हाईवे है वो बुरी तरह प्रभावित है, टूट चुका है, बिल्कुल टूट चुका है रास्ता। लगातार ट्रैफिक जाम रहता है वहां पर, खास करके भरूच से लेकर जो नवसारी तक का सड़क है वो बिल्कुल टूट चुका है। मैं इसकी वजह भी ये है कि भरूच के पास भारी बारिश हुई थी नर्मदा जिले में और खेत खलिहानों से पानी का प्रभाव जो है। ठीक है मेहुल, तो गुजरात का हाल हमने जाना और आइए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से इकबाल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। इकबाल, फिलहाल गुजरात में तो आज मौसम साफ है, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है आज? जी देखिए, महाराष्ट्र में भी मौसम साफ नजर आ रहा है। मैं मुंबई में खड़ा हूं और मुंबई में भी सुबह से बहुत हल्के फुल्के जो है छींटे जिसको हम कहते हैं
बौछार आई है। उसके अलावा बारिश तेज नहीं है। बारिश अब कह सकते हैं कि कल रात से ही बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से मुंबई वासियों को राहत मिल रही है। महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में से भी अब ज्यादा बारिश की खबरें नहीं आ रही हैं। जाहिर है, देखिए मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया था उसका भी समय अब करीब खत्म हो चुका है, तो इस वजह से उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद है ऐसी कि अब राहत की सांस लोग लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही भयावह और बहुत ही बुरी है। हम सब जानते हैं कि 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत सारे माल का नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पर बाढ़ के हालात बने हैं। खासतौर से आपको पालघर का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ठाणे का इलाका है, नवी मुंबई का इलाका है, वर्धा का इलाका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा पानी रहा और बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई शहर की अगर बात करें तो मुंबई शहर में भी कुछ इस तरह के बहुत जो एसवी रोड का इलाका है, आपको सबवे का इलाका है, अंधेरी सबवे जैसे जो भी निचले इलाके हैं, वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब पानी करीब करीब निकल चुका है मुंबई शहर में, जो सड़कों पर पानी था। देखिए आम दिनों में भी वैसे मुंबई के सड़कों पर ट्रैफिक होता है, खासतौर से पीक आवर में, लेकिन जब बारिश होती है तो वो पूरे दिन ट्रैफिक लगा होता है और बहुत बुरी हालत होती है। अब जो है आज हालात कुछ सामान्य नजर आ रहे हैं, ट्रेन वगैरह भी सब सही समय पर चल रही हैं, जो लोकल ट्रेनें हैं। उसके अलावा सड़क की स्थिति भी अब वैसी नहीं है, पानी उतरना शुरू हो चुका है। ठीक मेहुल, जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं, देखिए महाराष्ट्र का तो हाल ये है कि फिलहाल जो पानी है वो निकल चुका है। क्या गुजरात में भी हमने देखा सड़कें लबालब नजर आ रही थी, अब मौसम साफ हुआ है तो पानी का बहाव भी जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे कम होगा, या फिर अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की निकासी की समस्या है और वो इलाके अभी भी डूबे हुए हैं बारिश रुकने के बाद भी? वलसाड़ के जो चिखली और इर्द गिर्द के इलाके हैं, वलसाड़ जिले के और नवसारी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जल जमाव होने के चलते काफी बड़े पैमाने पर बीमारी फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सूरत महानगर पालिका के कुछ जो सफाई कर्मी हैं, उन्होंने नवसारी का जिम्मा लेते हुए शहर में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही साथ वलसाड़ के बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी यातायात तरीके से साफ सफाई और स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि जिस इलाकों में पानी भरा पड़ा था, या जब सफाई अभियान खत्म हो जाएगा तब नुकसानी का आकलन भी सामने आएगा, कितना नुकसान हुआ है पानी भरने से या बाढ़ से। मतलब जान का नुकसान तो अब तक 90 लोगों का हुआ ही है, पर अब माल का नुकसान कितना हुआ है, मतलब कितने मकान जो है, कितने लोग किस तरह से प्रभावित हुए हैं। कई लोगों के खाने पीने का सामान तक बह गया था, डांग जिला हो या नवसारी जिला हो या फिर वलसाड़ जिला हो, या तापी जिला हो। कई इलाकों में निचले स्तर के इलाकों में रहने वाले लोगों के जान माल को नुकसान हुआ है, पर यह आकलन अभी होना बाकी है। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जल स्तर कम हो रहा है, पर बड़े पैमाने पर कितना नुकसान हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टीज को, इसका आकलन भी होना अभी। जी ठीक है। चलिए, राहत की बात यह है फिलहाल कि दोनों ही राज्यों में मौसम जो है वो साफ हो रहा है और धीरे धीरे उम्मीद है कि पूरा राज्य भी जो गंदगी भर गई है वहां उससे भी साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल और मेहुल आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात और महाराष्ट्र का हाल हमने जाना और आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में इस साल अच्छी बारिश हो रही है, अब एक भी जिला जो है वो सूखा नहीं है। 21 जिलों में सामान्य से अधिक जबकि 12 में सामान्य बारिश हुई है। राज्य में अब तक औसत से 30% ज्यादा बारिश हो गई है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो देश के आधे हिस्से में बाढ़ का कहर है और वहीं इसके अलावा आपको ये जो हम दिखा रहे हैं, ये फिलहाल राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 21 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य बारिश हुई है। तो राजस्थान में इस साल की अच्छी बारिश जो है वो कहा यह जा रहा है कि इस साल अच्छी बारिश हो रही है और अब एक भी जिला ऐसा नहीं है जो सूखा रह गया हो। 21 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश जो है वो हुई है, जबकि 12 में सामान्य बारिश हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करते हैं जयपुर का, जहां से हमारे संवाददाता दीपक चावला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, फिलहाल राजस्थान में मौसम का मिजाज कैसा है? राज्य में अब तक औसत से 30% ज्यादा बारिश हो चुकी है। बिल्कुल 30% अधिक और अच्छी बारिश हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन अच्छी बारिश के बीच में श्रीगंगानगर के लिए एक परेशानी का सबक बना हुआ है। श्रीगंगानगर में पिछले 5 दिन से लगातार बारिश आ रही है और जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ जैसे हालात है। इस वक्त श्रीगंगानगर में जो बीएसएफ की टीम है, सेना की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, वो राहत कार्य कर रही है। कह सकते हो कि श्रीगंगानगर पूरा जिला भारी बारिश की चपेट में है। पूरा जिले में जो है
पानी वो भरा हुआ है, अस्पतालों में पानी भरा हुआ है, दुकानों में पानी भरा हुआ है, जहां तक आपकी निगाह जाएगी सब जगह पानी भरा हुआ है। वहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अब तक इस बारिश की वजह से श्रीगंगानगर में 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। वजह यह है कि क्या श्रीगंगानगर में आज भी बारिश हो रही है दीपक? क्योंकि अमूमन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आज मौसम थोड़ा साफ है। क्या श्रीगंगानगर में आज भी बारिश है? देखिए, अभी इस वक्त का जो मौसम है वो साफ है, और लेकिन रात तक जो है वहाँ पर श्रीगंगानगर में फिर से बारिश हुई थी। कल दोपहर तक वहाँ पर रुक गई थी, जो कि एक अच्छा संकेत था कि जिस तरह से पानी भर गया था तो उसको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि श्रीगंगानगर इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, लेकिन आज रात को फिर से बारिश हुई। लेकिन फिलहाल अभी आप बात करें तो अभी तो मौसम साफ है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे मौसम साफ रहे, क्योंकि पूरा श्रीगंगानगर पानी की चपेट में आ चुका है। उस पानी को बाहर निकालना है, लोगों को फिर से एक बार पटरी पर लाना है, लोगों के जीवन को फिर से पटरी में लाना है, तो बारिश को रुकना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से श्रीगंगानगर में करीब 43 साल बाद बाढ़ जैसे हालात बने। रेतीला राजस्थान माना जाता है, यहाँ पर ऐसे हालात नहीं देखे जाते, लेकिन फिर भी श्रीगंगानगर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं करंट की वजह से, और कई लोगों का व्यापार जो है करोड़ों का नुकसान वहाँ पर हुआ है। क्योंकि पूरा श्रीगंगानगर बाजार व्यापार जो है बंद है, तो लोगों को यहाँ पर व्यापारियों को नुकसान भी हो रहा है। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए आप किस तरीके से जो अस्पताल है वो भी इस वक्त पानी की चपेट में है। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में भी कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। रविवार को दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में शनिवार दोपहर की अगर हम बात करें तो बारिश का सिलसिला जो था शुरू हुआ और रात तक ये रुक रुक कर बारिश लगातार होती रही। मौसम का मिजाज बदलने से उमस भरी गर्मी तो कम हो गई है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। मानसूनी बारिश थमने के बाद भी मौसम में ठंडक बनी रही। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 20 जुलाई तक धीरे धीरे बारिश ऐसी ही होती रहेगी। मतलब दिल्ली वासियों को फिलहाल 20 जुलाई तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यानी कि आज 17 तारीख है और 18, 19, 20 3 दिन और इस हल्की हल्की बारिश का सामना जो है वो करना पड़ेगा। तो दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में बारिश देखी जा रही है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते एक अहम खबर का। हिसार के बरवाला के राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में कोयला आपूर्ति रोकने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि खेदड़ पावर प्लांट तक कोयले की आपूर्ति पहुंचाने को बनाए गए रेलवे ट्रैक के 64 लॉक जो है वो उखड़े हुए मिले हैं। शनिवार को जब रेलवे की टीम रेलवे लाइन का निरीक्षण कर रही थी, मुआयना कर रही थी, तो उनको रेलवे लाइन को स्लीपर से बांधने वाले लॉक जो थे वो गायब मिले। वहीं एसपी ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद रेलवे लाइन का दौरा किया। उनके साथ एएसपी समेत कई और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रेल की पटरी के लॉक उखड़ने की जिम्मेदारी सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने ली है। इसका एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है। वहीं पुलिस ने 44 लॉक जो है फिलहाल बरामद कर लिए हैं और वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पर। कोयला आपूर्ति रोकने की बड़ी साजिश जो है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही थी। खोदड़ पावर प्लांट में इस बड़ी साजिश को रचा जा रहा था। बता दें कि रेलवे ट्रैक के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 64 लॉक जो है वो ऐसे हैं जिनको उखाड़ा गया। एसएफजे ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उस पर नजर पड़ी। मुआयना करते वक्त ये बात निकल करके सामने आई। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है कि कैसे रेलवे ट्रैक से जो लॉक थे उनको उखाड़ा गया। हिसार की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। हिसार के बरवाला के राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में कोयला आपूर्ति रोकने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। देखिए आप कैसे खेदड़ पावर प्लांट तक कोयले की आपूर्ति पहुंचाने को बाकायदा रेलवे ट्रैक के 64 लॉक जो थे वो उखड़े मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार का। सत्येंद्र, इतनी बड़ी साजिश के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 64 लॉक उखड़े मिले हैं। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर ट्रेन वहां से गुजर जाती तो। देखो निदा अहमद, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सिख फॉर जस्टिस का जो गुरबंत सिंह पन्नू है, जो कि भारत से बाहर बैठा हुआ है, इन्होंने एक चेतावनी दी थी कि हम 15 अगस्त को पूरे देश को ब्लैकआउट कर देंगे, यानी कि पूरे देश में हम अंधेरा छा जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि ये अभी सिर्फ एक नमूना है छोटा सा। ये ट्रैक उखाड़ के उन्होंने राजीव गांधी थर्मल प्लांट को अंधेरे में डुबोने, उस एरिया को अंधेरे में डुबोने की छोटी सी कोशिश की है। लेकिन पंजाब में या हिसार, हरियाणा, हिमाचल की बात करें तो सिख फॉर जस्टिस यानी कि खालिस्तान का जो रवैया है वो बढ़ता जा रहा है, उनका इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। यानी कोई भी घटना होती है, चाहे वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जाएं या फिर खालिस्तानी फ्लैग फहराया जाए, तो एसएफजे सिख फॉर जस्टिस यानी गुरबंत सिंह पन्नू जिसको ऑपरेट करता है, वो हर हमले की, हर इस तरह की चीज की
वो जिम्मेदारी ले लेता है। तो उसका जो कहना था कि 15 अगस्त को भारत को ब्लैकआउट करेंगे, तो उसका कहना ये है कि हमने ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिखाया है कि सिक्स फॉर जस्टिस क्या कर सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक पहलू दूसरा भी सामने आता है कि थर्मल प्लांट से निकलने वाली राख का मुद्दा जो है ना वहाँ के आम लोगों की तरफ से फैल रहा था। तो उसकी तरफ से बीते दिनों वहाँ पर धरना भी लगाया गया था और प्रदर्शन भी किए गए थे निदा। लेकिन उसमें ऐसे ही हो सकता है कि सिख को जैसे यानी खालिस्तानी समर्थक जो हो वो उन्होंने कहीं इस चीज को यानी कि 64 लॉक है वो निकाले गए हैं। हालांकि एसपी साहब से हमने बात करने की कोशिश की तो उसमें वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन देशद्रोही की कई बड़ी धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज कर लिया गया और बहुत गहराई से जांच की जा रही है। इसके अलावा जो भी थर्मल प्लांट्स हैं पंजाब के या देश के कई थर्मल प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि कहीं दूसरे थर्मल प्लांट पर इस तरह की कोई बाधात ना होने पाए। ये इनपुट मिला कैसे सत्येंद्र, ये इनपुट मिला कैसे जो वहां पर पूरी एसएसबी समेत पूरी टीम वहां पर पहुंची, तमाम वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे कि ऐसे ऐसे रेलवे ट्रैक से लॉक जो है उनको उखाड़ा गया है, ये इनपुट कैसे मिला? और दूसरी बात की एक नहीं दो नहीं पूरे 64 लॉक उखाड़े गए हैं, क्या किसी ने भी वहां से आते जाते किसी को नहीं देखा? क्योंकि आप कह रहे हैं आसपास वहां पर बस्ती भी बस्ती है। तो बस्ती निदा अहमद, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो मुद्दा था वो था वहाँ पे थर्मल से निकलने वाली राख का मुद्दा, जिससे कि वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो इस राख की वजह से काफी परेशान थे और उनकी कई मांगे थी, उनमें से कुछ मांगों को मान भी लिया गया है। तो वहाँ पे काफी भीड़ थी। हालांकि पंजाब हरियाणा ठीक है सत्येंद्र, ठीक है सत्येंद्र, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी ने कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया है, जिसके बाद राजनीति अचानक गर्मा गई है। गुजरात दंगों में आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका के खिलाफ यह हलफनामा दायर किया गया। हलफनामे में कई गंभीर खुलासे करते हुए कोर्ट से तीस्ता को जमानत न देने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात एसआईटी ने अपने हलफनामे में बड़ा खुलासा किया। एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत का विरोध करते हुए एफिडेविट में दावा किया कि तीस्ता के जरिए गुजरात और गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। और ये सब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार रहे दिवंगत अहमद पटेल के इशारों पर हुआ। हलफनामे के मुताबिक अहमद पटेल से इसके लिए 2 बार पैसे लिए गए। एसआईटी के इस एफिडेविट के खुलासे के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। एफिडेविट कहती है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? उनका 2 टूक मंसूबा था। दे हैड 2 ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था डिसमिसल एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द पब्लिकली इलेक्टेड गुजरात गवर्नमेंट। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सीतलवाड़ और उनके मित्रों का था। जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका के खिलाफ 15 जुलाई को दायर एसआईटी के एफिडेविट में कहा गया, सीतलवाड़ ने कथित तौर पर शुरू से ही इस साजिश के हिस्से के रूप में काम करना शुरू कर दिया। गोधरा ट्रेन की घटना के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दिवंगत अहमद पटेल के साथ बैठक की और पहली बार 5 लाख रुपए लिए। उसके बाद दोबारा शाहीबाग के सर्किट हाउस में पटेल और तीस्ता के बीच बैठक हुई, जहां उसे पटेल के निर्देश पर 25 लाख रुपए दिए गए।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तीस्ता को दिया गया ये फंड किसी राहत संबंधित कोष का हिस्सा नहीं था। एसआईटी ने हलफनामे के जरिए तीस्ता की जमानत याचिका का विरोध किया। एसआईटी ने कोर्ट से तीस्ता को जमानत न देने की मांग की। एसआईटी ने कहा अभी इस मामले में जांच चल रही है, ऐसे में वो गवाह को डरा धमका सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।